जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 1 अप्रैल है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज के समसामयिक विषयों से होता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लक्ष्य 007 करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और डेली पीडीएफ आप करंट अफेयर से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड पीडीएफ होगी। तो इसके साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इस वीडियो में न केवल हम बेसिक्स पर करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड जो बेसिक्स आस्पेक्ट्स हैं उन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर, यानी कि लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या था, पहले उस पर हम लोग बात करेंगे, जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। और बहुत से लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर भी दिया है। तो जो क्वेश्चन था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन थे सिद्धार्थनगर, बहराइच, कुशीनगर, गोरखपुर। तो इसका आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर में अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उद्देश्य से केला महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा जो दूसरे और महोत्सव जैसे गुड़ महोत्सव है उसका आयोजन लखनऊ में किया गया। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ, झांसी में। और काला नमक चावल महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया, सिद्धार्थनगर में किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आयोजन हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए हैं। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था और इसका आंसर बहुत से लोगों ने काफ़ी अच्छा दिया है, खूबसूरत आंसर दिया है। इसका मतलब आप लोग बड़ी ही बारीकी से प्रश्नों को देख रहे हैं और उस पर आंसर दे रहे हैं। तो इसी के साथ ही देख लेते हैं अगला पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न पर चलने से पहले हम इस बात पर जरूर एक बार गौर करते हैं कि आज हम किन प्रमुख विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रमुख विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे कि विश्व बैंक समूह क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे और क्यों रहा है सुर्खियों में, तो हम जानेंगे। इसके साथ ही लोकसभा का 17वां क्या है, क्योंकि अभी लोकसभा का 17वां हुआ है, जो हमारी लोकसभा थी अभी इसकी बैठक समाप्त हो गई है। तो इसके साथ ही देखेंगे GNCTD संशोधन विधेयक क्या है, इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है और क्यों अभी ये सुर्खियों में बना हुआ है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन क्या है और ला पेरिस क्या है जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। इसके साथ ही सरस्वती सम्मान 2020 का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है। तो इन सब प्रमुख विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कौन सी संस्था वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट, यानी कि वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है। वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन जारी करती है, तो ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स बैंक या एशियाई विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये रिपोर्ट जारी करती है। कौन जारी करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी करती है। तो अक्सर ये प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, अक्सर परीक्षा में बनते भी हैं कि ये रिपोर्ट या ये आउटलुक या कोई भी जो रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था जारी करती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा इसे जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है और इस वर्ष जो ये रिपोर्ट जो है अभी कब जारी की जाएगी, 6 अप्रैल को जारी की जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की है इस रिपोर्ट में अपनी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे अब रिकवरी की राह पर है, यानी कि अपनी पुरानी गति को लगातार जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पकड़ रही है अपनी पुरानी गति को। इसके साथ ही एक दृष्टि डाल लेते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 190 सदस्य देश हैं, किसमें, IMF में। IMF का 190वां सदस्य देश अभी कुछ समय पूर्व ही बना था। पहले इसमें 189 मेंबर्स कंट्रीज थी, अब कितने हो गए, 190 मेंबर्स कंट्रीज हैं, जिसमें 190वां 190 जो देश बना वो बना अंडोरा जो कि एक माइक्रो स्टेट है यूरोप का, स्पेन और फ्रांस के बिल्कुल बीच में स्थित है, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है अंडोरा। तो वो देश अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बनाए संगठन से जुड़ा है। तो हम जानते हैं कि जो भी कोई सदस्य यदि IMF का सदस्य देश बनता है तो वह विश्व बैंक का सदस्य देश भी स्वतः ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो है 190 सदस्य देश हैं किसमें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। और ये 190 सदस्य देशों वाला ये संगठन है जिसमें प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में, यानी कि जिस देश का जितना वित्तीय महत्व होता है, यानी कि जिसका जितना फिनांस होता है, शेयर होता है, उसके अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो एक गवर्निंग बॉडी है उसमें उसको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उसके वोट की वैल्यू जो है उसके अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के या अनुपातिक जो महत्व है उसका उस देश में कितना इन्वेस्टमेंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, उसके अनुपात पर निर्भर करता है, उसके वित्तीय स्थिति पर, वित्तीय महत्व पर निर्भर करता है। तो उसी के आधार पर IMF के जो गवर्निंग बॉडी है, कार्यकारी बोर्ड है, उसमें प्रतिनिधित्व उसको मिलता है। तो कार्यकारी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें जो सदस्य देश होते हैं, उस सदस्य देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर सभी देशों के जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं वो भी प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश सबसे अधिक शक्तिशाली है उस देश के पास अधिक मताधिकार होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था जिस देश की बहुत अच्छी होगी उस देश के पास जो है IMF में जो है क्या होगा, मताधिकार की शक्ति ज़्यादा होगी। जैसे कि अमेरिका का इस समय जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो इस वजह से IMF में उसका जो एक मताधिकार है, उसकी शक्ति यानी कि जो उसकी वोटिंग पावर है वो ज़्यादा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो अभिकल्पना है वो जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी अभिकल्पना की गई थी। इसकी जो कल्पना की गई थी वो कब की गई थी, 1944 में, जुलाई 1944 में की गई थी। कहाँ पर, संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसे किया गया था। और इस सम्मेलन में 44 देशों ने एक साथ मिलकर जो है आर्थिक सहयोग का एक फ्रेमवर्क तैयार किया और इस के निर्माण की बात की ताकि जो प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन है और उसको बचाया जा सके। और इसके साथ साथ इसके कारण ये भी था कि 1930 के दशक में जो आया विश्वव्यापी महामंदी का था, ऐसी परिस्थितियां फिर से उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य है वो विश्व बैंक से अलग है। हालांकि 1944 में ही विश्व बैंक और इन दोनों की स्थापना एक साथ की गई, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे मतलब विश्व बैंक और IMF को एक जुड़वा बहनें भी कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य है वो अपने सदस्य देशों की जो एक भुगतान संतुलन है उसको संतुलित करना है, उसको बचा कर रखना है ताकि महामंदी जैसी स्थिति पुनः उत्पन्न ना हो सके। तो जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का देश नहीं बनता है तब तक वह विश्व बैंक की शाखा जो है कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD का सदस्यता उसे नहीं मिलती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अंडोरा जो कि एक यूरोपीय देश है, माइक्रो स्टेट है यूरोप का, वो अभी IMF का सदस्य देश बन गया है। तो उसे जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की सदस्यता उसे प्राप्त हो गई। आगे ही इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि विश्व बैंक का जो IBRD है या दूसरे जो अंग हैं वो कौन कौन से अंग हैं और उनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है, किसका, IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके वर्तमान जो प्रबंधक निदेशक हैं वो क्रिस्टिन लेगार्ड इसके वर्तमान प्रबंधन निदेशक है। तो ये था IMF और उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स, बेसिक एस्पेक्ट्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स में चल रहा मुद्दा है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में 17वीं लोकसभा के 5वें सत्र का सत्रावसान किसने किया है। तो ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने अभी 17वीं लोकसभा के 5वें सत्र का सत्रावसान किया है। तो ये हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, बेसिक संविधान में पढ़ते हैं, जो हम नॉर्मल हम जो संविधान पढ़ते हैं और उसमें जो हम यदि विधायिका के विषय में पढ़ें या कार्यपालिका के विषय में पढ़ें, राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में पढ़ें, तो हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा या संसद के सत्र को बुला सकता है और उसके अलावा सत्रावसान भी कर सकता है। तो अभी राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा के 5वें सत्र का सत्रावसान किया, यानी कि सेशन जो था, अभी जो बजट सेशन चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, इसको अब समाप्त किया है। तो किसने किया है, राष्ट्रपति ने किया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी 17वीं लोकसभा के 5वें सत्र का सत्रावसान किया है। और इस सत्र की शुरुआत कब की गई थी, 29 जनवरी को की गई थी। और उन्होंने राज्यसभा का भी सत्रावसान किया है। राज्यसभा का सत्र जो है, जो राज्यसभा में सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, उसको भी समाप्त किया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन की बात करता है। किसके गठन का प्रावधान करता है, लोकसभा के। कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल जो है हमारा 81। आर्टिकल 81 में क्या है,
लोकसभा के गठन की बात की गई है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो अगर हम देखें तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और लोकसभा को या इस सदन को लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा उच्च सदन के रूप में जाना जाता है और इसके साथ स्थायी सदन भी है। कौन? राज्यसभा जो है स्थायी सदन भी है और वो कभी भंग नहीं होती है, जबकि जो अस्थायी सदन है कौन? लोकसभा अस्थायी सदन है, वो कभी भी भंग हो सकती है, बीच में ही भंग हो सकती है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों को आहूत करता है, यानी 85 में आर्टिकल कौन सा है? 85। तो संविधान के इन अनुच्छेदों को ध्यान रखिए। जो 85 है उसमें के अनुसार राष्ट्रपति को पावर है कि वो संसद के दोनों सदनों को आहूत करता है और उन्हें सत्रावसान भी करता है। आहूत मतलब कि सत्र को बुलाता है और सत्रावसान यानी कि सत्र का समापन करता है और इसके साथ साथ वह लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति रखता है अनुच्छेद 85 में ही, यानी कि सेशन के दौरान या फिर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 5 वर्ष के भीतर भी राष्ट्रपति जो है संसद को लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 85 में इस बात को बोला गया है। वहीं राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद और हर साल पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित भी करता है। एक तो आम चुनाव के बाद संबोधित करेगा, जब आम चुनाव होंगे यानी कि लोकसभा के चुनाव होंगे और नए एमपीज चुनकर आएंगे, नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद चुनकर आएंगे, उनको शपथ दिलाना, केंद्रीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाना, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना, फिर प्रोटेम स्पीकर की स्थापना नियुक्ति करना। प्रोटेम स्पीकर जो बाकी के जो संसद के सदस्य हैं उनको, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं और एक नए स्पीकर की नियुक्ति करते हैं जो स्थायी स्पीकर होते हैं। इस पर जो आम चुनाव के बाद जो भाषण देंगे वो राष्ट्रपति देंगे और फिर उसके बाद हर साल जब पहला सत्र शुरू होगा तो उस पर उसकी शुरुआत में भी संसद को संबोधित वो करेंगे। जैसे कि बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित किया था। तो 17वीं लोकसभा का गठन, अभी जो हमारी लोकसभा चल रही थी वो जो लोकसभा है अभी वर्तमान में वो हमारी 17वीं लोकसभा है और इसका गठन 2019 के आम चुनाव के बाद किया गया था। तो 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा दूसरा प्रश्न। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस संस्था ने विश्व विकास रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। हाल ही में किस संस्था ने विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया? तो ऑप्शन है विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स बैंक या एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक समूह। तभी हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी की है वो किसने की है? विश्व बैंक समूह ने जारी की है और विश्व बैंक समूह ने वर्ष 2021 के लिए अपनी ये प्रमुख रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट जारी की है किसने? विश्व बैंक समूह ने। किसके लिए? 2019 की ये अपनी एक प्रमुख रिपोर्ट जारी की है और इसका नाम क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, इस नाम से, इस शीर्षक से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसमें जो है गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ डेटा जो है कुछ डेटा को बताया गया है और उसकी बदलती जो क्षमता है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो विश्व विकास रिपोर्ट 1978 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, यानी कि हर साल जो है 1978 से हर साल जो है प्रकाशित किया जाता है विश्व विकास रिपोर्ट को। और पिछले वर्ष रिपोर्ट को विश्व विकास रिपोर्ट 2020 ट्रेंडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल चेन शीर्षक से प्रकाशित किया गया था 2020 में। 2021 में किस शीर्षक से प्रकाशित किया जा रहा है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स के नाम से इसको जारी किया जा रहा है और इसमें गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या और किया जा सकता है उस चीज़ पर डिस्कशन किया गया है। और 2020 में रिपोर्ट जो जारी किया गया था विश्व विकास रिपोर्ट 2020 ट्रेंडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल चेन शीर्षक से जारी किया गया था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो विश्व बैंक समूह क्या है? तो विश्व बैंक समूह जो है
का 5 संगठन, विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित 5 संगठन शामिल होते हैं। एक तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी पहले प्रश्न पे हमने इस पर डिस्कशन किया था कि यदि कोई सदस्य देश IMF का सदस्य देश बनता है, यदि कोई देश IMF का सदस्य देश बनता है तो वह IBRD का भी सदस्य देश बन जाएगा। और इसके अलावा इस विश्व बैंक समूह में IBRD आता है, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आता है, IDA आता है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यह आता है। फिर इसके बाद आपका मीगा आता है यानी कि MIGA आता है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी आता है। फिर इसके बाद जो 5वां अंग है इसका, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इसको ये 5 जो अंग हैं ये विश्व बैंक समूह कहलाते हैं टोटल। यानी कि इन पाँचों को अगर एक साथ देखा जाए तो इन पाँचों को जो है विश्व बैंक समूह के रूप में हम लोग जानते हैं। इन पांचों को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो ये अगर हम विश्व बैंक समूह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इन पांचों के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम विश्व बैंक की बात कर रहे हैं, केवल किसकी बात कर रहे हैं, केवल विश्व बैंक की बात कर रहे हैं, तो विश्व बैंक में ये 2 संस्थाएं आती हैं, IBRD और IDA। IBRD और IDA अगर हम बोल रहे हैं, यदि हम विश्व बैंक बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, तो IBRD और IDA के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम विश्व बैंक समूह बोल रहे हैं तो इन पांचों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन पांचों के कार्य अलग अलग क्षेत्रों के हैं। जैसे IBRD की जो स्थापना की गई थी 1944 में, वो इस वजह से की गई थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्बाद हुए देश थे उनको एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, उनका पुनर्निर्माण किया जा सके, उनकी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से स्थापित किया जा सके। 1960 के दशक तक IBRD ने अपने इस लक्ष्य को पूरा किया और फिर उसके बाद IDA की स्थापना की गई। और इनको जो कार्य दिया गया वो ये दिया गया कि जो विकासशील देश हैं उनको सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड कराना और उनको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना कार्य था। और ख़ास तौर पे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लोन ये प्रदान करती है। जैसे IBRD जो है वो विकासशील देशों को लोन देती है और IDA जो है अल्प विकसित देशों को लोन प्रोवाइड करती है। और इसके लोन प्रोवाइड करने का जो उद्देश्य है, आधार जो होता है, वो किस लिए करती है लोन प्रोवाइड? ये लोन प्रोवाइड करती है जो बुनियादी ढांचे हैं या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि जो ये ऐसी चीज़ें हैं उनके विकास के लिए ये जो है लोन देती है और बहुत ही सस्ते रेट पर ये देशों को लोन प्रोवाइड कराती है। इसके बाद अगर देखें तो IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि विश्व बैंक समूह का एक अंग है, इसका काम है सदस्य देशों के बीच में निवेश को बढ़ावा देना। यानी कि एक सदस्य देश दूसरे सदस्य देश में किस प्रकार से निवेश कर सकता है उस पर कार्य करना जो है इसका काम है। यानी कि एक दूसरे देश में निवेश को बुलाना और इस बात के लिए कन्विंस करना कि यहाँ पर जो है आप निवेश कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है, जो IFC से जुड़ा हुआ ये काम है। IFC अगर किसी देश में कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, फिनांस करवा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो गारंटी देता है वो बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी देता है। ये एक तरीके से बीमा की तरह कार्य करता है। यानी कि यदि उस देश में किसी तरीके का नुकसान होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो केवल और केवल किन नुकसानों को लेकर, अगर कोई किसी देश में किसी विदेशी कंपनी ने अपनी कंपनी लगाई है और जिस देश में लगाई है उस देश ने क्या किया है कि उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, तो वो लॉस इसमें नहीं आएगा और उसकी भरपाई IMGA द्वारा नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी जो अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसके लिए जो है कुछ गारंटी वगैरह ये देता है। उसके अलावा निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बैंक, यानी कि जब 2 सदस्य देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी तरीके के निवेश को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर ये एक मध्यस्थता की तरह काम करता है। या जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा करवाए गए किसी इन्वेस्टमेंट में कोई विवाद हो जाता है तो वहाँ पर ये एक केंद्र जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में काम करता है और एक मध्यस्थता के माध्यम से बातों को सुलझाने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सिंधु जल समझौता है, जिसमें विश्व बैंक ने जो है मध्यस्थता की थी और विश्व बैंक समूह ने मध्यस्थता की थी, जिसमें प्रमुख रूप से ICSID द्वारा
को सुलझाया गया था और समझौता करवाया गया था दोनों ही देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु जल समझौता। इसके साथ ही यदि हम आगे देखें तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि IBRD और IDA को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है और विश्व बैंक समूह का एक घटक है। और इसके साथ ही विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है, जहाँ IMF का भी मुख्यालय है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यानी कि जो हम विश्व बैंक समूह की बात कर या विश्व बैंक की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में की गई थी। 1944 में जो इसकी स्थापना की गई थी तो किस नाम से की गई थी? IBRD के नाम से की गई थी, जिसके साथ IMF की भी स्थापना 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और वहाँ मैंने पहले प्रश्न में भी आपको बताया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कि ये जुड़वा बहनें कही जाती हैं, विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहनें कहा जाता है। इसके साथ IMF का भी गठन किया गया और ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कही जाती हैं। तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस जो है विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस जो है ये वर्तमान अध्यक्ष हैं विश्व बैंक समूह के। तो ये था हमारा एक प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स और बेसिक से रिलेटेड था। और अब चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा GNCTD संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इस संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप या पंजाब। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। अभी काफ़ी सुर्खियों में बना रहा है GNCTD जो संशोधन विधेयक है, ये काफ़ी सुर्खियों में बना रहा है। क्यों बना है तो इसको देखते हैं। दिल्ली से संबंधित है। राष्ट्रपति ने अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021, फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति अभी प्रदान कर दी गई है। अब ये विधेयक क्या हो गया? एक अधिनियम के रूप में बदल गया है, क्योंकि राष्ट्रपति, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जब तक किसी भी विधेयक को सहमति नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है, तब तक वो विधेयक जो है अधिनियम में परिवर्तित नहीं होता है। तो अधिनियम जो वो तभी बनता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सिग्नेचर कर देता है। और विधेयक कहाँ पेश होते हैं? विधेयक संसद में पेश होते हैं और संसद में जब तक रहता है तो विधेयक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसे फिर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो अब ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 कहलाएगा। तो अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 22 मार्च को संसद द्वारा पारित किया गया था। और विधेयक के अनुसार क्या बात बोली गई है जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है? तो विधेयक के अनुसार दिल्ली में सरकार का अर्थ होगा उपराज्यपाल। दिल्ली में सरकार का क्या अर्थ होगा? दिल्ली में सरकार का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? उपराज्यपाल होगा। ये इसमें बताया गया है, यानी कि जो सरकार होगा वो उपराज्यपाल होगा। दिल्ली में सरकार का अर्थ क्या होगा? उपराज्यपाल। यानी कि जो वहाँ पे लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है वो अब सरकार के रूप में नहीं जानकर वो तो एक छद्म रूप एक तरीके से होगा, और जो मुख्य रूप से जो सरकार होगी वो उपराज्यपाल होगी। जबकि उपराज्यपाल किसी भी तरीके से लोगों द्वारा चुनकर नहीं आती हैं। तो यानी कि ये एक जो कंसेप्ट भारत का है यहाँ पर थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है। और विवाद का जो एक धारणा दी जा रही है, विवाद जो एक इसका विरोध किया जा रहा है, उसके पीछे एक तर्क यही दिया जा रहा है कि जो भारत का लोकतंत्र है वो लोगों द्वारा, या लोगों जो सरकार है देश में वो लोगों द्वारा चुनकर आई सरकार होनी चाहिए, ना कि जो उपराज्यपाल है उसको जनता नहीं चुनती है तो उसके पास किसी तरीके की सरकारी पावर, या कहा जा सकता है कि जो लोग जनता से संबंधित जो निर्णय लेने की शक्तियां हैं वो नहीं होती है। तो दिल्ली में इस विधेयक के अनुसार सरकार का अर्थ क्या होगा? उपराज्यपाल होगा। जो कि हम विवाद लगातार दिल्ली में देखते रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और उपराज्यपाल जो वहाँ पर हैं उनके बीच लगातार निर्णयों को लेकर विवाद होते रहते हैं। तो यह भी प्रस्तावित किया गया है इस विधेयक में कि दिल्ली सरकार को कोई भी जो कार्यकारी निर्णय, एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लेने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी ही होगी। यानी कि दिल्ली सरकार केवल अकेले में ही या अकेले ही जो है अपने निर्णय नहीं ले सकता है, उसे उपराज्यपाल से जो है डिस्कशन करना ही होगा, उससे राय लेनी ही होगी। इसके साथ ही इसमें ये प्रस्ताव भी किया गया है कि दिल्ली विधानसभा के जो दैनिक प्रशासन के मामले हैं, जो भी दैनिक प्रशासन के मामले हैं, डेली एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मामले हैं, उन पर विचार करने के लिए, प्रशासन के मामलों पर विचार करने के लिए और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित किसी भी जांच का संचालन करने के लिए कोई नियम या समिति नहीं बनाएगी। कौन? दिल्ली सरकार। यानी कि दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली जो विधानसभा है वो दिल्ली के जो भी दैनिक प्रशासनिक मामले हैं या प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित या उसको संचालन करने के लिए कोई नियम या समिति नहीं बनाएगी।
ये पावर भी जो है उपराज्यपाल को दे दी गई है। इसके अलावा इसमें दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है। ये संशोधन किस में है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में ये संशोधन किया गया, 1991 में संशोधन किया गया है। और यह अधिनियम दिल्ली सरकार और विधानसभा के कामकाज के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जो 1991 वाला है। तो उसी में ही ये संशोधन किया गया है, 1991 में ही इसका संशोधन किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी दुशांबे में अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। कहाँ? दुशांबे में। दुशांबे कहाँ है? तजाकिस्तान में स्थित है दुशांबे। तो इसके लिए विदेश मंत्री तजाकिस्तान के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं अभी वर्तमान में। तो एस जयशंकर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के जो संयुक्त निमंत्रण पर वहाँ इस सम्मेलन में उपस्थित होंगे, भाग ले रहे हैं। कौन? एस जयशंकर अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के संयुक्त निमंत्रण पर वहाँ पहुँचे हैं और वे यहाँ के नेताओं के साथ जो है बैठक करेंगे। इसके साथ ही इस सम्मेलन का जो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है अफगान शांति के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति को लेकर आना, यानी कि अफगानिस्तान में जो शांति व्यवस्था है, आतंकवाद से अलग हटके आतंकवाद को ख़त्म करके वहाँ पर एक शांति व्यवस्था को स्थापित करना, और जो क्षेत्रीय माहौल है, आसपास के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वहाँ और शांति व्यवस्था को स्थापित करना है और अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति को लेकर आना है। तो अफगानिस्तान में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भारत एक महत्वपूर्ण हितधारक रहा है। भारत लंबे समय से इस बात को लेकर विश्व स्तर पर उठाता रहा है कि अफगानिस्तान में जो है एक शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एक समर्पित एयर फ्रेट कॉरिडोर भी शुरू किया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के साथ आर्थिक एकीकरण के लिए भी लगातार प्रयास किए गए हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक जो है भारत अपने सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से जो है पहुंच बनाकर जो सेंट्रल एशिया है वहाँ, जिसे हार्ट ऑफ एशिया हम कहते हैं अफगानिस्तान को, वहाँ तक अपनी एक पहुंच स्थापित करना भी है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि एस जयशंकर ने दुशांबे और चोरटूटे राजमार्ग परियोजना स्थल का भी दौरा किया और ये राजमार्ग जो है भारत की सीमा सड़क संगठन द्वारा BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। कहाँ? दुशांबे और चोरटूटे राजमार्ग परियोजना, इसका भी दौरा उन्होंने किया। और इसको कौन बना रहा है, किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है। तो इस मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है हार्ट ऑफ जो एशिया है, इसका जो एक सम्मेलन की जो शुरुआत की गई थी वो 2 नवंबर कब की गई थी? 2 नवंबर 2011 में की गई थी। 2 नवंबर 2011 में इस्तांबुल के तुर्की में इसकी शुरुआत की गई थी और अफगानिस्तान और इसके पड़ोसियों और क्षेत्रीय भागीदारों की साझा चुनौतियों और हितों के संबंध में यह एक मंच है कि जो हितधारक हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वो अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध में आएँ और एक शांति व्यवस्था को स्थापित करने में सहयोग करें, जो मिडिल एशिया है यानी कि मध्य एशिया है वहाँ पर। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है महेंद्र गिरी, राजेंद्र गौतम, रवि कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी को अभी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं महेंद्र गिरी और इन्हें अब प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले ये एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले ये एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। कौन? राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज ने इस प्रतिष्ठित अवार्ड से दुनिया भर के 10 पेशेवरों को सम्मानित किया है, जिसमें से एक जो है राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी हैं और इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले ये एशिया के एकमात्र रेंजर
हैं। तो देखें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हिमालय के तलहटी के पास स्थित है और भारतीय राष्ट्रीय और बाघ अभयारण्य है ये, और ये उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। और 1983 में इसे 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों के 3 अभयारण्यों, जिसमें राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, इन तीनों को मिलाकर जो है 1983 में एक ही कर दिया गया और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे स्थापित किया गया या राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया। तो इसका जो नाम है, महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया है? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जो कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ के अभी समाचारों में क्यों बना रहा है कि यहाँ के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये एशिया के एकमात्र रेंजर बने हैं जिन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन प्रदान करता है? IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये मिलकर जो है इस प्रतिष्ठित अवार्ड को दुनिया भर के पेशेवरों को प्रदान करता है जो पर्यावरण के संबंध में कार्य करते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 1 मार्च। रीट के एग्जाम जो दे रहे हैं, राजस्थान की परीक्षाएं जो आती हैं उससे प्रश्न बन सकता है इसको लेकर, तो इसका आंसर होगा 30 मार्च। 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस हर साल मनाया जाता है। इस दिन को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में माना जाता है क्योंकि इस राजस्थान का जो गठन है वो 30 मार्च 1949 में हुआ था। कब हुआ था राजस्थान का गठन? 30 मार्च 1949 में हुआ था। और इस वर्ष ये राजस्थान अपना 72वां इस राजस्थान स्थापना दिवस मना रहा है। राजस्थान उत्तरी भारत का एक राज्य है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% क्षेत्र इसी के अंदर समाहित है और इसी कारण ये जो है भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। तो कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी जो सीमाएं हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती हैं भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से इसकी सीमा लगती है। वहीं अगर देखा जाए तो एक लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ इसकी लगती है। जो थार रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत लंबी सीमा साझा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो राज्य में वर्तमान में देखा जाए तो 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में और 200 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है और जो लोकसभा में सीटें हैं वो 25 लोकसभा में सीटें हैं इसकी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारतीय नौसेना ने फ्रांस के नेतृत्व वाले ला पेरिस, तो ला पेरिस क्या है? एक संयुक्त अभ्यास है, उसमें भाग लेगी कौन? भारतीय नौसेना लेगी, जो कि फ्रांस के नेतृत्व में की जा रही है। क्या नाम है इसका? ला पेरिस है। और इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर, अंडमान सागर या उत्तरी सागर। तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में फ्रांस के नेतृत्व में ला पेरिस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाएगा जो कि नौसेना अभ्यास होगा और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में किया जाएगा। तो भारतीय नौसेना ने 5 से 7 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में फ्रांस के नेतृत्व वाले ला पेरिस संयुक्त अभ्यास में भाग लेगी और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेना भी इस संयुक्त अभ्यास में भाग लेंगे। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की नौसेनाएं भी इसमें भाग लेंगी। किसमें? ला पेरिस संयुक्त अभ्यास में। इसके अलावा देखा जाए तो संयुक्त अभ्यास के बाद भारत और फ्रांस के बीच जो है वरुण नौसेना अभ्यास किया जाएगा, यानी कि जो केवल भारत और फ्रांस के बीच में ही होगा। क्या? वरुण नौसेना अभ्यास। किसके बाद? ला पेरिस अभ्यास के बाद, संयुक्त अभ्यास के बाद भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। और इसी वर्ष अगर हम देखें तो इस वरुण अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात भी भाग ले सकता है और लेने की उसने घोषणा भी की है अभी हाल ही में। तो हाल ही में अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना ने मालाबार अभ्यास अभी किया है और इसके अलावा वियतनाम के साथ अभी हाल ही में पैसेज अभ्यास में भी भाग लिया है जो भारतीय नौसेना ने लिया है। तो मालाबार अभ्यास और इसके अलावा वियतनाम के साथ पैसेज अभ्यास में भाग लिया है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित है। किसे सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा? तो शरद पगारे, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले,
मार्कंडेय प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जो है वो इसी कुछ उनको मिला है, इनकी पुस्तक है सनातन, उनकी पुस्तक सनातन है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले की, और उसके लिए उन्हें सरस्वती